गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। बेटा मैंने आपको लेसन फर्स्ट के जैविक प्रक्रिया में इसके पूर्व भाग 3 तक के बातों को बताया था। आज मैं आपको पोषण व पाचन नामक चैप्टर से इसका भाग 4 के रूप में बातों को बताऊंगा। मैं इसके पूर्व आपको विटामिन से संबंधित बातों को बताना प्रारंभ करूंगा। आज मैं आपको पाचन से संबंधित बातों को बताना प्रारंभ करूंगा कि पाचन क्या है, किस तरीके से मनुष्य में यह क्रिया संभव होती है, किस तरीके से इसकी प्रोसेस चलती है मानव में, कौन कौन से ऐसे भाग हैं एलिमेंट्री कैनाल के जो कि इस पाचन क्रिया में मदद करते हैं, क्या उसका केमिकल वे है, क्या उसका मैकेनिकल वे है, अर्थात किस तरीके से यांत्रिक पाचन होता है, किस तरीके से रासायनिक पाचन होता है। इन सारी बातों को हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे और आशा करते हैं कि आप भी इन चीजों को अच्छे तरीके से ग्रहण करेंगे और जो भी बातें आपको नहीं समझ में आती है उनके लिए आप कमेंट करेंगे कि पर ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं, उसको हम फिर से आपको कोशिश करके बताने की कोशिश करेंगे। बेटा सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कि पाचन क्या है। पाचन कहने का अर्थ हो रहा है कि किसी जटिल अघुलनशील, उसके बाद आप कह लीजिए अविसरणशील पदार्थ का जो है एंजाइमों की मदद से, बीकरों की मदद से इसका उल्टा सरल, घुलनशील व विसरणशील पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। आप इस बात को फिर से सुनने की कोशिश करेंगे कि जटिल कार्बनिक पदार्थों का, जटिल अघुलनशील व अविसरणशील कार्बनिक पदार्थों का एंजाइमों की मदद से, बीकरों की मदद से सरल, घुलनशील व विसरणशील पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। इस पाचन को अगर हम क्लासिफाई करना चाहेंगे तो अलग अलग नेचर के आधार पर दो तरीके से बात हो सकती है। एक तो यह पाचन आपका बाह्यकोश की हो सकता है, दूसरी तरफ अंतःकोश की हो सकता है। जो अंतःकोश की पाचन क्रिया होती है वो सरल जीवों में, सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, क्योंकि उस प्रकार की पाचन क्रिया में पाचन क्रिया कोशिका के अंदर ही होती है। और दूसरी तरफ जब हम बाह्यकोश की पाचन की बात करेंगे या कॉम्प्लेक्स जीवों में, जटिल जीवों में या उच्च कोटि के जंतुओं में ऐसी डाइजेशन पाई जाता है, तो वहां पे आप देखेंगे कि जो पाचन क्रिया है वो सेल की सतह पर, टिश्यू की सतह पर होता है। एंजाइम वहां पे आते हैं सिक्रीट होकर के और उसको डाइजेस्टेड करते हैं। एक दूसरा और भी तरीका हो सकता है, आप नेचर के आधार पर अगर बात करें, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन, यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन। यह जो यांत्रिक पाचन की बात चल रही है, जैसे रोटी के टुकड़े को छोटा छोटा भाग में तोड़ देना हाथ से ही, या दांत से चबा देना, या हाथ की दीवारों में जो लहरें पैदा होती हैं उनके द्वारा उसका मैस्टिकेशन कर देना, छोटे छोटे पार्टों में बदल देना, वो कौन सा पाचन है? यांत्रिक पाचन। वहीं दूसरी तरफ जब आप केमिकल डाइजेशन की बात करेंगे तो वो किसी न किसी प्रकार के बीकर के द्वारा, किसी न किसी प्रकार के एंजाइम के द्वारा वो डाइजेशन होता है। इस प्रकार के डाइजेशन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक पाचन क्रिया के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि उसमें रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे मानव पाचन क्रिया किस तरीके से होता है, कौन कौन से अंग उसमें मदद करते हैं। तो आप यह जानिए, पाचन तंत्र के लिए जो आपका पाचन तंत्र है वो आहार नाल से संबंधित होता है।
ये आहार नाल आपकी लगभग 8 से 9 मीटर तक लंबी होती है। यहाँ इस एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई लगभग 8 से 9 मीटर तक होती है। यह आपका देखेंगे मुख से लगा करके, मुख से लेकर के मल द्वार तक यह लंबाई कवर करता है 8 से 9 मीटर। तो इस मुख से लेकर के मलद्वार के मध्य हमारा भोजन अलग अलग भागों में क्या होता है, पचता है। जिसके लिए 2 तरीके वही अभी आपको बताए गए कि कहीं आंतरिक पाचन क्रिया तो कहीं आपकी केमिकल तरीके से, या आप कह लीजिए बीकरों की मदद से पाचन क्रिया दोनों स्थान पर होती है। तो सबसे पहले आप कौन से भाग इन्वॉल्व होते हैं कि कहां से फूड मटेरियल इनटेक करने के बाद, लेने के बाद गुजरता है, इन बातों पर ध्यान दीजिए कि किस तरीके से भोजन कहां से होकर के निकल जाता है आगे। जैसे सबसे पहले भोजन कहां पहुंचेगा, मुख गुहा में पहुंचेगा। मुख गुहा में पहुंचने के बाद इस भोजन का जो है नीचे प्रवेश जो है वो क्या है, आपका यहाँ पे एक कर्व टेढ़ी सी ऐसे मुड़ी हुई पाइप है, जो कि इस मुड़ी हुई पाइप को आप क्या कह रहे हैं, ग्रसनी कह रहे हैं। यह ग्रसनी में पहुंचता है। उसके बाद ये ग्रासनाल में जाता है। ग्रासनाल के बाद आपका ये आमाशय में जाता है। आमाशय के बाद वहां आमाशय, ये आपका आमाशय हो गया जो आपके पाचन क्रिया का सबसे मतलब एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग है। इसके बाद एक पुनः मुड़ी हुई संरचना ऐसे सी आकार की बनती है, जिसे आप ग्रहणी कहते हैं, डियोडेनम बोलते हैं। भोजन यहाँ पे पहुंचता है। इसके बाद ये कुंडलित आकार वाली संरचना इस तरीके से बनती है। इस कुंडलित आकार वाली संरचना से होते हुए ये छोटी आंत हो जाता है, और छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ पहुंचता है, बड़ी आंत को पहुंचता है। और बड़ी आंत में के बाद वो भोजन मलद्वार के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। यही आपका इस ग्रहणी के पास में 2 अलग अलग टाइप के जो सहायक ग्रंथियां होती हैं, भोजन में पाचन क्रिया में मदद करती हैं, वो भी आती हैं, लग जाती हैं। जैसे लीवर हुआ और अग्नाशय हुआ। इनसे निकलने वाले जूस भी इसी ग्रसनी में, ग्रहणी में आकर के मिलते हैं, इसी डियोडेनम में आकर के मिलते हैं, और उनके जूसेस यहाँ पर आते हैं और यहाँ डियोडेनम में, या कह लीजिए ग्रहणी में, उस भोजन का पाचन करने में मदद करते हैं। हम बारी बारी आपको एक एक जगह क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इस बात को स्टेप टू स्टेप बताने की कोशिश करेंगे। बेटा सबसे पहले भोजन किसी भी पशु के द्वारा या मनुष्य के द्वारा मुख गुहा में लिया जाता है, बक्कल कैविटी में लिया जाता है। मुख गुहा में भोजन जब प्रवेश करता है तो वहां पर आप देखेंगे कि यह मुख गुहा में दांत, उसके साथ साथ जीभ है, और मुख गुहा में दांत के द्वारा जो होता है, दांत के द्वारा भोजन यांत्रिक रूप से छोटा किया जाता है। मैं उसको जानवर या मनुष्य क्या करता है, यांत्रिक रूप से कुतर देता है, काट देता है, चबा चबा करके छोटा कर देता है। अगर आप बात करेंगे दांतों की, तो दांत आपका एक जैसा सारे दांत नहीं है। आपके पास में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिसे आप इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर व मोलर के नाम से जानते हैं। फिर एक बार आप सुनने की कोशिश करेंगे कि यह दांत आपके मुख गुहा में 4 प्रकार के होते हैं, जो कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर व मोलर के नाम से जानते हैं, जिसे आप हिंदी में कृंतक, रदनक, अग्रचमड़क व चमड़क के नाम से जानते हैं। यह दांतों की संख्या एक वयस्क मनुष्य में ऊपर वाले जबड़े में 16 होती है, और नीचे वाले भी जबड़े में 16 होती है। अर्थात एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होगी, 32 होगी। अगर वहीं बच्चों की बात करें, जिनकी एज आपका नियर अबाउट 6-7 साल तक का होता है, उनमें दांतों की संख्या 20 तक होती है। यह दांत आपके टेम्पोरी टीथ के नाम से जाने जाते हैं।
उसके साथ साथ उसे मिल्क टीथ भी कहा जाता है, क्षीर दंत भी कहा जाता है, या दूध के दांत कहलाते हैं, उसकी संख्या एक बच्चे के अंदर कितनी होती है? 20 होती है। आपको दो बातें यहां बताई जा रही हैं। जो दूध के दांत होती है उनकी संख्या 20 होती है, जबकि जो आपका वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 32 होती है, 32 होती है। हम आपको इस चीज का डेंटल फार्मूला भी दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, इंसीजर जिसको आप आई से दिखाते हैं, कैनाइन, प्रीमोलर, वहीं आपका मोलर। इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां पे आप संख्या 2/2, 1/1, वहीं आपने 2/2, फिर आप 3/3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 16/16 इक्वल टू 32। कहने का अर्थ हुआ कि इंसीजर की संख्या आपकी 2 जोड़ी ऊपर, 2 जोड़ी निचले जबड़े में, कैनाइन की संख्या 1 जोड़ी ऊपरी जबड़े में, 1 जोड़ी निचले जबड़े में, प्रीमोलर की संख्या आपकी जो है वह 2 जोड़ी ऊपरी जबड़े में और 2 जोड़ी निचले जबड़े में, और मोलर की संख्या जो है 3 जोड़ी ऊपरी जबड़े में और 3 जोड़ी निचले जबड़े में। ये 2 से मल्टीप्लाई करने का अर्थ होता है कि जोड़ी, और इस तरीके से आप देखेंगे 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8 और 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आता है यहाँ पे। और इस तरीके से ऊपर वाले में 16 और नीचे वाले में 16, इसकी संख्या हो गई 32। ये एक वयस्क मनुष्य का डेंटल फार्मूला है, इसे आप दंत सूत्र कहते हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे कि ये दंत सूत्र कहलाता है एक वयस्क मनुष्य का। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है, या इन दांतों की संख्या भी पूछी जा सकती है मोस्टली। इन दांतों का क्या काम है? आप दांतों की बात करेंगे तो दांतों का काम यह है कि भोजन को छोटे छोटे पार्ट में बदल देना, तोड़ देना। इस तरीके से दांत हमारे जो होते हैं वो मैकेनिकल डाइजेशन में मदद करते हैं। तो ये बात रही आपकी दांत की। दांतों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए आप कैल्शियम और फास्फोरस रिलेटेड खनिजों से स्रोत, जो जिन खनिजों में ये कैल्शियम और फास्फोरस संबंधित मटेरियल पाया जाता है, उनको लेंगे तो आपका दांत स्वस्थ रहता है और इस तरीके से आपके मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। हम आपको दूसरी बात के रूप में बताएंगे कि इसी मुख गुहा में आपका एक सहायक ग्रंथि के रूप में भोजन को पचाने के लिए एक और भी चीज आती है, जिसे आप लार की ग्रंथियां कहते हैं या सलेवरी ग्लैंड कहते हैं। ये लार ग्रंथि जो होती है, इससे क्या निकलता है? लार निकलता है, जो हल्का सा चिपचिपा सा पारदर्शी पदार्थ है। इस तरीके से ये लार जो होता है, यह इसमें एक एंजाइम पाई जाती है, जिस एंजाइम का नाम है टाइलिन। यह टाइलिन जो होती है आपका कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में बदलने का काम करती है। आप से कभी कभी एक प्रश्न साधारण सा पूछ लिया जाता है, बेटा रोटी मुंह में कुछ समय तक चबाने के बाद वो मीठी क्यों लगने लगती? इसका सहज सा उत्तर है क्योंकि लार में उपस्थित जो टाइलिन एंजाइम है, यह टाइलिन एंजाइम क्या करती है, जो आपका पॉली कार्बोहाइड्रेट है, अर्थात जो आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट है, उस जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ करके वो उसमें मिठास पैदा कर देती है। इसी एंजाइम के कारण वो आपके मुख गुहा में रोटी ब्रेड क्या होने लगता है? मीठा लगने लगता है। इसके साथ साथ इस लार ग्रंथियों की संख्या हमारे मुख में 3 जोड़ी होती है, जिसे आप अधोहन, अधोजिह्वा व कर्णमूल ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। एक बार आप फिर से सुनिए, अधोहन, अधोजिह्वा व कर्णमूल ग्रंथियां, ये 3 जोड़ी आपकी लार ग्रंथियां मुख में पाई जाती हैं, जिसके द्वारा टाइलिन, इस लार में टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है, जो कि
जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है उसको सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम करता है। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मुख गुहा में दांतों की मदद से, और वहीं पर आपका जो पार्ट है यांत्रिक डाइजेशन होगा, दूसरी तरफ टाइलिन की मदद से आपका रासायनिक डाइजेशन होता है। तीसरी चीज आपकी आती है, मुख गुहा में एक मांसल ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे आप जिह्वा कहते हैं, जीभ कहते हैं। यह जिह्वा या जीभ जो होती है हमें बोलने में मदद देती है। भोजन को, चबाए हुए भोजन को लार से मिलने में मदद करती है। इसके उपरांत इस जीभ के ऊपर जो बड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ऊपरी ऊपरी संरचनाएं दिखाई देती हैं, कलिकाएं दिखाई देती हैं, जिसे स्वाद कलिका कहा जाता है। ये स्वाद कलिकाएं हमें डिफरेंट टाइप के टेस्ट का क्या कराती हैं, अनुभव कराती है, फीलिंग कराती है। तो आप ये कह सकते हैं यह जीभ जो होती है अलग अलग प्रकार के टेस्ट में क्या करती है, मदद करती है। अगर बात करें तो इस पार्ट पर मीठा, यहाँ पीछे की तरफ तीखा, और फाइट में आपका क्या है, कड़वा, और यहाँ पे खट्टा महसूस होता है। ये बटकलियां इन जगहों पर इस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती हैं जिससे आप अलग अलग टेस्ट का ज्ञान होता है। और ये जीभ दांतों में अगर कोई चीज फंस जाता है तो उसको साफ करने में भी मदद करती है। इस तरीके से जीभ का अगर कार्य देखेंगे तो बोलने में स्पष्टता को प्रदान करना, बात करने में मदद करना, भोजन को फलाइवा के साथ में आप लार के साथ में मिलाने में मदद करना, वहीं जो अलग अलग स्वाद हैं उसको पहचानने में मदद करना, दांतों की सफाई में मदद करना, भोजन को निगलने में मदद करना, ये आपका जीभ का काम हो रहा है। और अगर लार की बात करें तो लार जो होता है ये भोजन के साथ में मिल करके एक तरफ से टाइलिन उसमें जो है वो रासायनिक पाचन में मदद करती है, वहीं दूसरी तरफ यह लार जो होता है भोजन को निगलने के लायक बना देता है। आप कह सकते हैं यह टाइलिन के साथ में या लार के साथ में जब भोजन मिलता है तो ये मुख गुहा से पुनः नीचे की तरफ ग्रसनी में जाने के लायक हो जाता है, निगलने योग्य हो जाता है, जो इसको फिसलन योग्य बनाता है। बाकी इस पाचन से संबंधित बातों को हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।